का नाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मनी 9 के पसंदीदा कार्यक्रम मनी सेंट्रल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। आपकी जेब से लेकर के देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली तमाम महत्वपूर्ण खबरों को लेकर के हम पहुंच चुके हैं अपने स्टूडियो और इन तमाम खबरों के विस्तार विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार पवन कुमार जी। पवन जी, कार्यक्रम में सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। तो पवन जी के साथ तमाम खबरों का विश्लेषण का आरंभ करें उससे पहले जरा आपको सबसे पहले बता देते हैं कि मनी सेंट्रल में आज कौन कौन सी महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर हम विस्तार पूर्वक बातचीत करने वाले हैं, नजर डालते हैं ऑन द शो पर। ऑन द शो में सबसे पहले बात करेंगे सस्ता होगा हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस। इस पर आपको याद होगा कि लगातार पहले भी हम जीएसटी काउंसिल की इससे पहले की बैठक में डिटेल में बातचीत कर चुके हैं। अब नए संकेत क्या हैं थोड़ी देर में बताएंगे आपको। एफटीए पर बात रोकने की नौबत क्यों दिखाई दे रही है, ये भी एक महत्वपूर्ण खबर है और इस पर भी होगी डिटेल में चर्चा। डीआईपीएम के अधिकारियों पर शेयर ट्रेडिंग की सख्ती, क्या है पूरी खबर बताते हैं आपको। क्या पूरा नहीं हो पाएगा कैपेक्स का लक्ष्य, ये भी इम्पोर्टेंट खबर है। खासतौर से विस्तार योजनाओं को लेकर के सरकार का जो लक्ष्य था पूंजीगत खर्च, वो आखिर में पूरा क्यों नहीं हो पा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, इस पर भी होगी बातचीत। इम्पोर्टेंट उपकरणों के भरोसे क्या आएगी ग्रीन एनर्जी, इस पर भी होगी डिटेल में चर्चा। और दिग्गज आईपीओस की लगी हुई है कतार, हुंडई के बाद वारी और कुछ बड़े नाम सामने आ रहे हैं। कौन कौन सी कंपनियां हैं, क्या आपको पैसे लगाने चाहिए कि नहीं, इस पर भी बताएंगे आपको। लेकिन शुरुआत करेंगे बीमा से जुड़ी खबर के साथ। हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस खरीदना पहले के मुकाबले सस्ता हो सकता है। बीमा पर जीएसटी की दरों में कटौती पर सुझाव देने के लिए गठित की गई मंत्री समूह के सभी सदस्य 5 लाख रुपए तक के हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी की दर घटा करके 5% करने पर राजी हो गए हैं। वरिष्ठ नागरिकों की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पर 5 लाख की कैपिंग भी नहीं होगी। इसके अलावा टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी पर भी जीएसटी घटा करके 5% करने की सहमति बनी है। मंत्री समूह की बैठक बीते शनिवार को हुई। इसके अलावा आपको बता दें, वस्तुओं की जीएसटी दरों पर बदलाव पर सुझाव के लिए गठित मंत्री समूह ने पैक्ड पानी, 10,000 रुपये तक की साइकिल और एक्सरसाइज बुक पर जीएसटी दर घटाने पर सहमति जताई है। इसके साथ महंगे जूते और महंगी घड़ियों पर जीएसटी दर बढ़ाने पर सहमति बन चुकी है। इन बैठकों में जो फैसला हुआ है उसे लागू करने पर नवंबर में होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में फैसला होगा। सर, अभी जो बातचीत सामने आ रही है वो लगभग उसी लब्बो-लुआब पर है, उसी सारांश पर बैठती हुई दिखाई दे रही है जो हम पिछली जीएसटी की बैठक में बातें सामने आई थी। लेकिन आपने जो बात कही थी कि इंश्योरेंस पर जीएसटी 0 नहीं होगी, लेकिन हाँ कम हो सकती है, इस पर फैसला हो सकता है। अभी उसी दिशा में चीज़ें आगे बढ़ती हुई। बिल्कुल विपुल, क्या है कि पिछले 4-5 महीने से जब आप देखेंगे इलेक्शन के बाद खास करके अलग अलग रिप्रेजेंटेशन दिए गए, जिसमें गडकरी साहब को दिया गया, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर को दिया गया प्री बजट मीटिंग में, और पोस्ट बजट भी। लग ये रहा था कि जो 9 अगस्त के आसपास जो मीटिंग हुई जीएसटी की, उसमें ये सारे फैसले लिए जा सकते हैं। बट जो लोग समझते हैं, सरकार के नुआंसेस समझते हैं, सरकार में फैसले लेट होते हैं, हर तरह की चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, सब के पक्ष को ध्यान में रखना पड़ता है, तो हमें पर्टिकुलरली मुझे लग रहा था कि शायद इसमें संभव नहीं हो पाएगा, और अल्टीमेटली वही हुआ। देखिए, 0% जिसकी बात हम लोग कह रहे थे, पूरी अखबारों में चर्चा थी, सब लोग उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, वो नहीं होना था, वो नहीं होगा। मुझे लगता है कि वो संभव नहीं है। जो फैसले हुए वो और होने जा रहे हैं वो इस बात के कि जो ग्रुप बना उसने ये फैसला किया है, जो मीडिया की खबरों में है, वो ये कि सबके लिए टर्म इंश्योरेंस और जो हेल्थ इंश्योरेंस है उस पर जीएसटी घटाए जाने की ज़रूरत है। देखिए, होता है ये धीरे धीरे, खासकर 2015 के बाद, 2000 लगभग 15 साल से, मतलब आप लगा लीजिए कि करीब 2005-6 के बाद जब ज़्यादा जब कवरेज बढ़ा है, खासकर हेल्थ इंश्योरेंस में, आप देखेंगे तो हेल्थ इंश्योरेंस के कवरेज में परसेंटेज आपको जो जीएसटी का जो परसेंटेज, जो जीडीपी का परसेंटेज है, उसमें काफ़ी राइज हुआ है। लेकिन उसके साथ ही हेल्थ के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी इस देश में ज़्यादा हुए हैं। तो ये विवाद कैसे पैदा हुआ, ये ट्रिगर कैसे किया? ट्रिगर ऐसे किया कि जब गडकरी जी ने कहा कि हेल्थ इंश्योरेंस पे कायदे से जीएसटी कम करने की ज़रूरत है, जो उसमें
सीनियर सिटीजन भी शामिल हैं, उसमें जो बाकी जो नॉन सीनियर सिटीजन हैं वो शामिल हैं। तो जब जो ऑलरेडी ट्रबल में है उसको और ज़्यादा ट्रबल के घेरे में आप ला रहे हैं 18% GST लगा के, तो ये बेसिक का जो पर्पस है आपका ज़्यादा कवरेज को एक्सपेंड करने का, उसके बेसिक पर्पस के खिलाफ है, उसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है उसके खिलाफ है। तो लिहाजा जो सीनियर सिटीजन्स हैं उसको, उनके लिए आप उनको एग्जेम्प्ट कर दीजिए इससे, जो 5 लाख तक हैं, और बाकी जो लोग हैं उनके लिए आप उसके रेट को कम करिए। जिसमें टर्म इंश्योरेंस है, टर्म इंश्योरेंस आप जानते हैं जिसको जो खासकर वो लोग जो जिनके साथ दुर्घटनाएं होती हैं उनके लिए पर्टिकुलरली ये वाला प्रोडक्ट है। तो इसको कम करने की ज़रूरत है। जो सहमति बनी होगी, जो मुझे लगता है देख के आज मीडिया की खबरों में जो हमने देखा, जो सहमति बनी हुई इस पे की शायद अगले GST मीटिंग में जो नवंबर में हो सकता है, दिसंबर में भी हो सकता है, उसमें इस पर फैसला अंतिम रूप से लिया जा सकता है। तो ये मान के चलें कि बीमा सस्ता होगा, और ये आप इसको मानते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण भी है, बहुत ज़रूरी भी है। देखिए 2 चीज़ें हैं, एक तो सस्ता होगा और सस्ते होने से ज़्यादा और होगा कि एक अवेयरनेस भी इससे ज़्यादा बढ़ेगी। सस्ता होगा, अवेयरनेस होगा, तो आप कुल मिलाकर आपका कवरेज बढ़ेगा, कुल मिलाकर एक्सपेंशन बढ़ेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो कल तक डर के मारे या कंजूसी के मारे, खर्च के मारे कहूँगा, उसके मारे अगर नहीं ले रहे थे कवरेज, तो अब उसको लेने की कोशिश करेंगे। देखिए बहुत महंगा हो चुका है, आप सब जगह आप देखेंगे कि टायर 1 और टायर 2 सिटीज़ में आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बड़ी भरमार है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उस तरह के की चिकित्सा उपलब्ध नहीं है, उस तरह के इक्विपमेंट उपलब्ध नहीं है, उस तरह का रिकमेंडेशन उपलब्ध नहीं है, उस तरह का ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं है, तो लोग इस पे बहुत डिपेंड हुए हैं। तो इसका पेनिट्रेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो जब पेनिट्रेशन बढ़ रहा है तो लोगों को सुरक्षा और सेफ्टी और इंश्योरेंस के दायरे में आप लाएंगे, तब लाएंगे जब उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और वो तब होगा जब आप उसका जब करेक्शन करेंगे रेट का। ठीक है, इस बीच अगली खबर पर बढ़ते हैं। विमान में बम से जुड़ी धमकी के बाद विमान की लैंडिंग और उड़ान को लेकर के जो नियम है उनमें सरकार अब बदलाव कर सकती है। हाल के दिनों में विमानों में इस तरह की धमकियों में बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिस वजह से हवाई उड़ानों में देरी हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इस सिलसिले में बीते वीकेंड के दौरान सिविल एविएशन सिक्योरिटी ब्यूरो और एयरलाइंस कंपनियों के CEOs के बीच में बैठक हुई, जिसमें तय हुआ कि विमान को बम धमकी के रिस्पॉन्स से जुड़े नियमों में अब बदलाव होगा। बीते कुछ दिनों में ही विमानों को बम से उड़ाने की 70 से ज़्यादा, जी हाँ 70 से ज़्यादा धमकियां सामने आ चुकी हैं। सर, आपके पास कोई जानकारी, क्योंकि आपकी निगाहें इस सेक्टर पर खास तौर से पैनी रहती हैं, किस तरह के बदलाव हो सकते हैं? क्योंकि एक मतलब अगर हवाई प्लेन है तो फिर एक बार अगर धमकी मिलती है तो उस पर रिस्पॉन्ड तो करना पड़ेगा। विपुल, जो मेरी मुलाकात हुई CEOs के साथ, वो मैं तो बहुत ज़्यादा होपफुल उसके बारे में नहीं हूँ, क्योंकि जिस किस्म की बातें हुई, जब जो पार्टिसिपेंट्स थे उनसे जब मेरी बात हुई, तो जो बातचीत का जो कंटेंट है, जो सरकार, उसमें सरकार सुन रही थी और ये लोग बोल रहे थे। उसका मतलब ये हुआ कि देखिए क्या है कि उसकी सेफ्टी का जिम्मा जो है वो सरकार का है। तरीके सरकार को ढूंढने होंगे, ये बता सकते हैं। इन्होंने कहा कि साहब देखिए हमारी तो प्रॉब्लम आई, हमारा धंधा खराब हो रहा है, हमारी फलां जगह की फ़्लाइटें रुक गई, हमें इतनी देर के लिए अपनी फ़्लाइट को रोक के रखना पड़ा, हमारा लॉसेज इतना हुआ। आप ये सब तो बोल सकते हैं, लेकिन जो समुच्चय में इसके तरीके निकालने हैं, वेज एंड मीन्स क्या होगा इसका, किस किस को कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा, कौन सी एजेंसी होगी, ये सब काम सरकार का है। सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो इसमें कॉल्स जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावी जो है एयर इंडिया हुई है, उसके बाद इंडिगो है, और लाइकवाइज बाकी सारी एयरलाइंस हैं। विदेशों से के IPN नंबर से कॉल आए हैं, उसको ठीक है। उसके बाद सरकार ने कहा कि साहब इनके जो जिस हैंडल से ये थ्रेट आया है उस हैंडल को बंद करो। लेकिन ये सब वो एक्शन हैं जो होने के बाद हो रहे हैं। पहले उसको क्या करेगा, उसमें आप प्रिवेंटिव कर सकते हैं। प्रिवेंटिव कैसे करेंगे कि अगर अपना कोई देसी बंदा है तो उसको जो जेल में रहने के साल हैं, जो प्रावधान है, उसमें थोड़ा सा आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। मतलब उसको थोड़ा और स्ट्रिंजेंट बनाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 5 साल के जेल जाने के प्रावधान पे चर्चा हो रही है। NIA के ऑफिशियल्स को कॉन्फिडेंस में लिया गया है, जो और बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं हमारे, उसको कॉन्फिडेंस में लिया गया। मैं ये मानता हूँ कि अब ये सब जो एयरक्राफ्ट रूल्स हैं उसी से गाइड हो रहे हैं। उसमें ये देखते हो, क्योंकि जब ये बना था तब हम ये एंटिसिपेट नहीं कर सकते थे, तब हम प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते थे कि इस तरह की समस्याएं भी फ्रिक्वेंटली आएंगी क्या। लेकिन ये ज़ीरो टॉलरेंस वाली इंडस्ट्री है,
जहाँ पे थोड़ी सी चूक हुई तो सैकड़ों लोगों की जान जा सकती वही है। वही इसीलिए और न केवल इंडिया, बल्कि आप यूए में यूके में देखेंगे, अमेरिका में देखेंगे, पूरी दुनिया में स्ट्रिजेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, पूरी दुनिया इसके लिए थोड़ी टफ है। टफ इसलिए है क्योंकि ये जान से जुड़ा हुआ ट्रेड है, जान से जुड़ा हुआ, जहाँ पे उसमें कोई सेकंड चांस है नहीं, सेकंड चांस नहीं है। तो भारत सरकार अभी बात कर रही है, हम ऐसा नहीं समझ रहे हैं कि कोई हफ्ता 2 हफ्ता और महीने दिन में इसका सोल्यूशन निकल आएगा। होम मिनिस्ट्री बाकायदा इस पे मीटिंगें कर रही हैं, एजेंसियों को भरोसे में लिया जा रहा है, एजेंसियों से पूछा जा रहा है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी को से कहा गया है कि क्या कर सकते हैं आप ज़रा हमें बताइए, क्योंकि जो सिविल एविएशन सिक्योरिटी है वो उसका वो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन का जिम्मा है। आप और तो और आप देखिए, इस लोग कहते तो हैं कि अब जी कोल सेक्रेटरी बनाए गए विक्रम देवदत्त सीनियर IAS ऑफिसर हैं, पर वो हम देख रहे हैं कि क्या जो ये फॉल आउट हुआ ये उसी का नतीजा तो नहीं था कि उनको DGCA से शिफ्ट करके यहाँ पे लाया गया। तो सरकार जो है वो कोई भी सेकेंड चांस लेने के और इससे बिल्कुल समझौता नहीं हो सकता। बिल्कुल। इस बीच आम नागरिकों के लिए सस्ती हवाई सेवा उड़ान को लॉन्च हुए आज 8 साल हो गए। सरकार का दावा है कि इस योजना का क्षेत्रीय स्तर पर हवाई सेवा में विस्तार हुआ है। योजना की वजह से देश भर में अलग अलग राज्यों में नए एयरपोर्ट बने और हवाई यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। योजना को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से एयरलाइन कंपनियों को कई तरह की रियायतें दी गई। उड़ानों को रियायती दरों पर हवाई ईंधन दिया जाता है, साथ में एयरपोर्ट और टर्मिनल इस्तेमाल के शुल्क में भी छूट मिलती है। सरकार ने उड़ान योजना को 21 अक्टूबर 2016 में घोषित किया था और इस योजना के तहत पहली उड़ान अप्रैल 2017 में शुरू हुई थी। सर, बीते 8 सालों के सफ़र को देखें तो जिस उम्मीद और जिस लक्ष्य के साथ इस योजना की शुरुआत की गई थी, क्या आपको लगता है वो लक्ष्य पाने में ये योजना कामयाब रही है? कुछ एक जगहों पर एयरपोर्ट बने हैं लेकिन अभी भी उड़ानें नहीं हैं। एयरपोर्ट बने हैं पर उड़ानें उतनी ज़्यादा नहीं अभी हो पाई। आप सफल कितना मानते हैं उड़ान को? मेरे मानने न मानने से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। अब डेटा बताता है कि ये सफल नहीं मान सकते इसको, और नहीं मान सकते इसके पीछे की वजह 4-5 हैं जो सबको साफ साफ दिखती हैं। देखिए, जब ये शुरू किया गया था तो मेरा मानना है कि इसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव था वो ठीक था। ऑब्जेक्टिव ठीक था, नीयत ठीक थी, शुरू में प्रयास भी सही दिशा में हुए, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये योजना आगे बढ़ी तो एग्जीक्यूशन में दिक्कतें आने लगी। मेरी समझ जहाँ तक बनती है उसमें, जब ये प्लान हो रहा था तो आपने कैसे ये चैलेंजेस थ्रो करेगा उस पर ज़्यादा बात नहीं हुई। वो उस पर नहीं हुआ। आप अच्छा, क्या होता है गवर्नमेंट में कई बार प्लान बनता है ना, तो आप जब प्लान बनाते हैं उसके बाद प्लान आगे बढ़ जाता है, आप ज़्यादा उसमें प्रीएम्प्ट नहीं करते हैं। मेरे ख्याल से इसमें भी हुआ, जैसे लो डिमांड हो जाएगा इतना किसी को अंदाज़ा नहीं था, जैसे लैक ऑफ सपोर्ट होगा, खासकर जो मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या आपने शुरू की 480 रूटों पे शुरू हुआ, भाई लाइसेंस तो दिए गए मान लीजिए 1100 रूटों पे शुरू हुआ, 480 पे, उसमें से आधी बंद होगी। तो आधी रूटों पे जब उड़ानें बंद हो गई तो ये कुछ संयोग तो नहीं रहा होगा। आप उसमें से ऑलमोस्ट समझिए 50% पे बंद हो चुका। जो लोअर देन एंटिसिपेटेड ग्रोथ था, लोगों के जब उनको लग रहा था कि साहब एक पैसेंजर का इतनी कमाई हमारी होगी, वो उसके उम्मीद के मुताबिक नहीं हो सका, इसलिए अनवाइबल हो गया। जब अनवाइबल हो गया तो जितनी एयरलाइंस थी उसमें से धीरे धीरे सबने उस रूट से अपने प्लेन और उड़ानें वापस लेनी विड्रॉ कर लिया। अभी देखिए एक एयरलाइंस है अभी जिसने गोवा में भी जो नई वाली एयरपोर्ट बनी है वहाँ से शुरू किया है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो कंपनियाँ सीख चुकी हैं कि इन कंपनियों को कैसे नुकसान हुआ और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम रही, तो उससे थोड़ा सा लेसन लेके जब आए हैं तो शायद वो थोड़ा बेहतर कर पाएंगे। लेकिन अभी इसमें काफ़ी कुछ थ्रेश आउट करने की ज़रूरत है। आप CAG की रिपोर्ट देखेंगे, उसके बाद भारत सरकार ने पिछली बार इसका पूरा स्टडी करवाया और ये समझा कि क्यों यह असफल रहा। तो वो लूप होल्स अगर ये प्लग करेंगे तो मुझे लगता है कि ये काम कर सकता है। ठीक, बट उसमें टाइम लगेगा, अभी इसमें समय लगेगा इस पूरी उड़ान योजना को लेकर के। चलिए, इस बीच पहले आसियान और फिर UAE के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते में व्यापार घाटा बढ़ने की वजह से सरकार भविष्य के मुक्त व्यापार समझौतों के लिए अब सावधान हो गई है। अब भविष्य के मुक्त व्यापार समझौतों को लेकर के केंद्रीय कैबिनेट से मंजूर स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर होगा, जिसके आधार पर व्यापार समझौतों पर आगे बढ़ा जाएगा। तब तक के लिए मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कुछ समय के लिए रोक दी गई है।
आसियान देशों के साथ भारत का FTA 2010 में हुआ था। इस डील में आसियान देशों को भारत से एक्सपोर्ट बहुत कम है, जबकि भारत में इंपोर्ट ज़्यादा है। UAE के साथ FTA तो 2 साल पहले ही हुआ है और इसमें भी भारत के लिए व्यापार घाटा ज़्यादा है। इस साल अप्रैल से सितंबर के दौरान UAE से भारत में इंपोर्ट 52% बढ़ करके 31.45 अरब डॉलर रहा। वहीं भारत से UAE को एक्सपोर्ट सिर्फ 11% बढ़ा है और 17 अरब डॉलर का ही एक्सपोर्ट हो पाया है। सर, सबसे पहले तो ये कि आखिर में जो FTAs हम लगातार कर रहे थे उन पे अब रिव्यू करने की आवश्यकता पड़ी क्यों? ऐसी क्या खामियां रह गई? एक तो विपुल, जो ट्रेडिशनल तरीका है कि असेस करते हैं हम कि अब तक जैसे मान लीजिए आसियान से FTA हुआ या UAE से FTA हुआ, दुनिया के और भी देश हैं जिससे हमारा FTAs है, वो रिव्यू होना। जैसे आसियान के एग्जांपल देता हूँ आपको, वो 2025 में उसका रिव्यू होना है। ये सही टाइम है जब आप उसका एनालिसिस करिए, देखिए कि कैसे जो ऑब्जेक्टिव था FTA करने का, खासकर आसियान देशों से, वो उसकी प्राप्ति हुई है क्या? उसकी प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि आप देखेंगे ट्रेड डेफिसिट वहाँ भी बहुत बढ़ा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के साथ देखेंगे ट्रेड डेफिसिट बढ़ा हुआ है। FTA हमने किया UAE के साथ, वो ट्रेड डेफिसिट बढ़ा हुआ है। तो इतने देशों के साथ अगर ट्रेड डेफिसिट हमारा है FTA होते हुए, तो मुझे लगता है कि ये केवल कोइंसिडेंस नहीं हो सकते, फिर इसका मतलब एक पैटर्न है। तो जब पैटर्न है तो उसकी जांच करिए, उसको इन्वेस्टिगेट करिए, उसको रिमूव करिए। जब FTAs हम कर रहे थे तो हमारा मकसद होता था कि साहब वो हमें एक सर्टेन मार्केट की एक्सेस मिले, हम गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में हिस्सा लें, हमारे जो MSMEs के जो ऑपरेटर्स हैं, हमें यूनिट्स हैं, उसको एक एक्सेस मिले, उसको पार्टिसिपेशन करने का मौका मिले, हमारे पास इन्वेस्टमेंट आए। ये सारा हमारा ध्येय होता था। देखिए, हुआ गड़बड़ क्या कि जब एवरेज वेटेड रेट आप देखेंगे तो ना उसमें बहुत फ़र्क था कि हमारे वाला, और उसमें बड़ा इम्बैलेंस हुआ। जैसे थाईलैंड को देखेंगे, वियतनाम को देखेंगे, उन सब में तो जो टैरिफ एसिमेट्री बोलते हैं उसको, टैरिफ एसिमेट्री था, उसकी वजह से भी हमें उसको रिव्यू करने की ज़रूरत पड़ी है, चाहे आसियान से FTA हो या कहीं से हो। दूसरा एक ये देखा गया कि जैसे मान लीजिए अभी ट्रेड एडिशनल सेक्रेटरी ट्रेड ने बोला कि हम ऑस्ट्रेलिया से बात कर रहे हैं, फर्दर टॉक के लिए हम बात कर रहे हैं UK से, वो सब है, ये अभी होने हैं, और UK से हों, तो उसमें अभी सडनली आपको एक अलर्ट होने की ज़रूरत पड़ गई कि अच्छा ठीक है, अगर बातचीत हो रही है तो देखते हैं पहले ये कैसे पैन आउट करता है, तब करेंगे। एक और जो बात जहाँ गड़बड़ हुई है वहाँ पे, जैसे मान लीजिए इजराइल के केस में, जहाँ पे कनाडा के केस में, ये वो जगह हैं जहाँ पे अभी जो ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसकी वजह से हमने उसको रोका कि अभी वो वक्त नहीं है जब इस पे FTA पे फैसला किया जाने की जरूरत है, इसको अभी होल्ड किया जाए। तो ये नीयत है। एक जगह तो जेन्युइन रिव्यू चल रहा है, दूसरा कि अभी देखेंगे भविष्य में होने वाले FTAs को, जब जो होने वाले हैं, कोई बहुत सारे देशों के साथ बातें हैं FTA को लेकर के, उस पर भी असर पड़ेगा क्या? ये जो सरकार मंथन चिंतन करेगी तो भविष्य में ऐसी गलतियां न दोहराई जाए। देखिए, ऐसा है कि EU के साथ बातचीत चल रही है, वो जो आप जो डिफॉरेस्टेशन वाला मामला चल रहा है, उसकी वजह से उसमें बातचीत में देरी होगी और दिक्कत भी आ सकती है। UK के साथ बातचीत चल रही है। UK में अभी देखा आपने, नई सरकार आई है, तो देखते हैं कितनी जल्दी उसको एक्सपेडाइट किया जाता है। इसराइल का आपको बताया मैंने, जैसे हम लोग ओमान है, पेरू है, चिली है, और न्यूजीलैंड है, इन सब में सरकार को मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक ज्ञान तो नहीं कहूँगा, पर एक ध्यान से आया है कि अभी ज़्यादा इस पे फराटा दौड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा समझा जाए। और जितनी गलतियां हमने पिछले FTAs में की, जिसकी वजह से, अच्छा, उसमें एक ओरिजिन बहुत बड़ी समस्या है विपुल की। जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा सामान भारत आ रहा है जो वियतनाम से आ रहा है, लेकिन वो वियतनाम में प्रोड्यूस ही नहीं होता। तो ये जो है, इससे बड़े कान खड़े हुए हमारे। जैसे दुबई से जिस हम लोग बात कर रहे थे उस दिन खजूर की, तो वो एक पर्टिकुलर किस्म है जो दुबई में कम है, वो कहाँ से आ रहा है? तो साहब पहचान में मान लीजिए पाकिस्तान से आ रहा है। चाइना से स्टील वियतनाम होते हुए कैसे आ रहा है? बिल्कुल। तो वो देखना है कि ये इसके लिए सही समय क्या है, इसको कैसे एसेस किया जाए, क्योंकि राइट टाइम है ये करने का। ठीक सर। इस बीच केंद्र सरकार के विनिवेश विभाग यानी दीपम ने अपने अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि शेयर बाजार में लिस्ट सरकारी कंपनियों के शेयरों में ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि ऐसा करने पर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला बनता है। दीपम विभाग की तरफ से जारी आंतरिक निर्देश में भी ये कहा गया है कि विभाग में सेवा देने वाले सभी अधिकारियों के पास अगर पहले से किसी PSU कंपनी के शेयर पड़े हैं तो उसकी जानकारी
देनी होगी और अधिकारी उन शेयरों को तभी बेच सकता है जब उसे विभाग से संबंधित अथॉरिटीज़ की अनुमति मिलेगी। सर, देश के हर छोटे बड़े व्यक्ति जो है वो शेयर बाज़ार में निवेश कर रहे हैं, तो इनको क्यों इस लाभ से दूर रखा गया? तो फिर आपको तो नौकरी नहीं मिली ना भारत सरकार की। बिल्कुल नहीं। तो जब भारत सरकार में नौकरी मिलेगी तो आपको सर्टेन रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, आपको सर्टेन रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। उसके भाई देखिए, उसमें आप डील कर रहे हैं, उसमें जिस चीज़ के बारे में आपको पता है कि इसका OFS कब आना है, इसका टाइमलाइन क्या है, इसका प्राइस बैंड आप डिस्कस करते हैं मार्केट के जो स्टेक होल्डर्स हैं उसके साथ। तो ये सूचनाएं अगर आपके पास होती है, इसके आप प्रीव्यू होते हैं। ये सूचनाएं, जैसे मैं एग्जांपल देके आपको बताता हूँ। जैसे दीपम अगर डिस्कस कर रहा है कि साहब एक एक्स कंपनी है, एक्स कंपनी का प्राइस बैंड क्या होना चाहिए मार्केट में, हम मान के चल रहे हैं कि मान लीजिए 100 से 200 है। ये जानकारी दीपम में 3 लोगों से ज़्यादा को नहीं होगी, 3 लोगों से ज़्यादा को नहीं होगी। अगर ये लीक होता है तो ये समझा जाएगा कि इन्हीं तीनों में से किसी ने किया, या फिर जो एजेंसी जो देख रही हैं इसका IPO आना या जो भी है, या वो जिम्मेदार है। तो आप इतने बड़े इन्फॉर्मेशन के साथ बैठे हुए हैं, जहाँ पे सरकार के प्रेस्टीज लगा हुआ है, जहाँ पे सरकार का पैसा लगा हुआ है, जहाँ पे जनता का पैसा लगा हुआ है, तो वो मजाक तो नहीं है। देखिए, अभी तक ये नियम हैं, ऐसा नहीं है। सेंट्रल सर्विसेज रूल्स हैं, सेंट्रल सर्विसेज रूल्स 1964, सेंट्रल सर्विसेज रूल्स 1968, दसियों ऐसे हैं जहाँ पे आप और आपके परिवार के लोग अगर मार्केट में इस तरह से फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग करते हैं, डे ट्रेडिंग करते हैं, उसके अपने अपने नियम हैं। पर ये जो दीपम ने जो फैसला किया लाने का, ये उसका मतलब ये हुआ कि ऐसी कुछ शिकायतें आई होंगी। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा सरकार एक भरोसा क्रिएट करने के लिए अभी सेबी के जो कॉन्फ्लिक्ट वाली बात आई है, उसमें से दीपम को बताया गया होगा कि कल को ऐसी कोई नौबत ना आए जब कोई सवाल उठाए तो आप एक एडिशनल लेयर ऑफ सेफ्टी तय करिए, जिसकी वजह से एक मार्केट में और इन्वेस्टर्स में कॉन्फिडेंस पैदा हो और कम से कम ऐसा लगे कि सरकार सतर्क है और ईमानदारी बरतना चाहती है। ठीक सर। इस बीच केंद्र सरकार ने इस साल पूंजीगत खर्च के लिए बजट में जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसको पूरा होने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। इस वित्त वर्ष में लोकसभा चुनाव के साथ कई राज्यों में विधानसभा चुनाव या तो हो चुके हैं या फिर होने वाले हैं। ऐसी स्थिति में सरकार के खर्च में कमी आ सकती है, जिस वजह से पूंजीगत खर्च का लक्ष्य पूरा होने की संभावनाएं कम है। वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष के लिए 11.21 लाख करोड़ रुपए पूंजीगत खर्च का लक्ष्य रखा है और अनुमान है कि इसमें 50,000 करोड़ रुपए की कमी रह सकती है। इस साल देश में पहले लोकसभा चुनाव हुए हैं और उसके साथ ही 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हुए हैं। उसके बाद हाल में हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव खत्म हुए हैं। अब महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव घोषित हो चुके हैं और इसके बाद दिल्ली के चुनाव होने हैं। सर, कैसे देख रहे हैं इस खबर को आप? विपुल, बहुत रूटीन आप की बात हम लोग कर रहे हैं। देखिए, क्या इसलिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात है, और इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इतनी बड़ी रकम इससे जुड़ी हुई है। आप देखेंगे होता क्या है, इस बार इलेक्शन हुआ, पार्लियामेंट इलेक्शंस हुए, फिर उसके बाद 2 स्टेट इलेक्शंस हुए, तो क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग जो आपने प्लान तैयार किया है वो उसमें एक चरणों में आप खर्च करते हैं, सभी स्टेट गवर्नमेंट को जाता है या जो दूसरी स्कीमें हैं। उसके बाद नियम के हिसाब से जब उसका कंप्लीशन आएगा तो नेक्स्ट फेज़ के पैसे जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर लास्ट क्वार्टर बचा हुआ हो फिजिकल ईयर का, फाइनेंशियल ईयर का, तो उसमें 30% से ज़्यादा आप नहीं खर्च कर सकते। ऐसा नहीं है कि उसमें सब बचा के रखा और उसके बाद लास्ट क्वार्टर आया तो आप 50% खर्च कर देंगे। सरकार के नियम ऐसे नहीं चलते। नियम यह है कि सब कुछ सारा स्पेंड हो गया, उसके बाद 30% अगर आप है तो आप लास्ट क्वार्टर में उससे ज़्यादा नहीं खर्च कर सकते। तो बजट लेट आया, उसके बाद बजट पास होने में लग गए, अगस्त निकल गया, तो आप जितना अभी तक एल्बो रूम बचा हुआ है इस साल में, उसके हिसाब से मैं कोई बहुत शॉक्ड और आश्चर्यचकित नहीं हूँ कि अगर 50,000 रुपये उसमें से अगर बच जाएं। और आप ये भी देखिएगा कैलेंडर ईयर में हर साल फाइनेंशियल ईयर के देखिएगा डिटेल में, तो आपको मिलेगा कि कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर में पैसे खर्च होने से रह गए हों। ठीक है। इस बीच देश में सोलर एनर्जी की क्षमता बढ़ाने को लेकर के जो लक्ष्य रखा गया है उसकी वजह से भारत में सोलर उपकरणों का आयात बढ़ने की आशंका है। केंद्र सरकार ने साल 2030 तक 500 गीगावाट तक रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है और ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव वाली GTRI की रिपोर्ट कहती है कि इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारत में सोलर उपकरणों के सालाना इंपोर्ट का खर्च बढ़कर के $30 अरब तक पहुंच सकता है और इस खर्च का ज़्यादातर फ़ायदा चीन को पहुंचेगा, क्योंकि
सोलर उपकरणों के इंपोर्ट के लिए अधिकतर निर्भरता चीन के ऊपर बनी हुई है। सर, कैसे इस खबर को भी आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर में चीन पर निर्भरता कहीं सोलर को लेकर के हमारे जो लक्ष्य हैं उसको रफ्तार को धीमी तो नहीं करेगी? नहीं विपुल, जैसे पूरी दुनिया, जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड ने रखा है ना कि चाइना वन पॉलिसी, कि चाइना से तो हम इंपोर्ट करेंगे साथ ही साथ और उसका एक ऑल्टरनेटिव डेस्टिनेशन देखा जाए। तो ये जो रिन्यूएबल एनर्जी में खासकर जो सोलर एनर्जी है, इसके जो हम लोग इक्विपमेंट मंगवाते हैं, इसमें हमारे पास भी एक ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म सरकार देखना चाहती है, देख रही है। मेरे ख्याल से चाइना का जो इंपोर्ट सर्ज है उसको रोकने के लिए सरकार ने कुछ चीज़ों पे, जैसे आप देखिएगा तो सोलर मॉड्यूल्स पे 40% ड्यूटी लगाई है, जो दूसरे और सोलर सेल्स हैं उस पर 25% ड्यूटी लगाई है। तो ये उसको कम करने का तरीका है। साथ ही साथ ये देख रहा है कि क्या जो वियतनाम और थाईलैंड से जो आ रहा है और जो दूसरे डेस्टिनेशन से, फ़र्ज़ करिए मलेशिया से जो आ रहा है, उसको कैसे बढ़ाया जाए। लेकिन उसमें एक दिक्कत वाली बात क्या है कि इन जगहों से जो इक्विपमेंट आ रहे हैं उस पर नियम यह है कि जितना आप एक्सपोर्ट करते हैं उसका 35% कम से कम जो है सोलर इक्विपमेंट होने चाहिए। तो ये जो एक नियम है, नहीं मेरे ख्याल से थोड़ी सी इम्पेडिमेंट पैदा करता हो, इस सेंस में कि इससे थोड़ी दिक्कत आती होगी। बिल्कुल। तो शायद आज आगे चल के भारत सरकार उसको रिव्यू करे, मुझे ऐसा लगता है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आप बाज़ार देखिएगा तो चाइनीज़ हमारे यहाँ से 65% 70% आप चाइनीज़ इक्विपमेंट होते हैं। जैसे वो जो प्लेटें देखते हैं जो सोलर के जो लगे होते हैं इस तरह से, वो सारा चाइना से आता है। चाइना पूरी दुनिया को सप्लाई करता है। अब वो इतना स्ट्रॉन्ग मार्केट है कि उसको धीरे धीरे भी अगर आप कम करेंगे तो उसमें तो भी थोड़ा वक्त लगेगा। पर फिर भी हमारा लक्ष्य है कि अगले 2030 तक 500 गीगावाट नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से जो रिन्यूएबल एनर्जी से जो पैदा करेंगे, उसमें से कम सोलर का हिस्सा 395-400 के आसपास, गीगावाट के आसपास होने चाहिए। ठीक है। इसमें शेयर बाजार में ऊपरी स्तरों पर ठहराव के बावजूद आईपीओ मार्केट में हलचल तेज है और कई दिग्गज कंपनियों के आईपीओ या तो आ चुके हैं या फिर आने के लिए कतार में लगे हुए हैं। देश के सबसे बड़े निजी बैंक एचडीएफसी बैंक की सहायक कंपनी एचडीबी फाइनेंशियल के आईपीओ को एचडीएफसी बैंक के बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। ये आईपीओ 12,500 करोड़ रुपए का होगा। इसके अलावा एसपी ग्रुप की इंफ्रा कंपनी एफकॉन्स इंफ्रा का आईपीओ 25 अक्टूबर को खुलने जा रहा है। इस आईपीओ का आकार 5,430 करोड़ रुपए का होगा। तो ये तो भविष्य में आने वाले आईपीओ हैं सर। वैसे भी प्राइवेट मार्केट में काफ़ी हलचल देखने को मिल रही है। अभी हुंडई के आईपीओ को लेकर के काफ़ी हंगामा मचा हुआ था। आज से अगर हम देखें तो वारी एनर्जीज़ का आईपीओ खुल गया है और पहले ही दिन काफ़ी शानदार रिस्पांस जो है वो मिल रहा है। इसके अलावा जो है और भी जो आईपीओस खुले हुए हैं वहाँ पर भी हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। क्या इसकी वजह मानते हैं और बड़े बड़े ब्रांड्स का भरोसा जो जिस तरीके से उभर करके आ रहा है? देखिए, इसमें जो आपने एफकॉन्स का नाम लिया, मतलब इस तरह की कंपनियां जो काफ़ी टाइम से काम कर रही हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट इनके पास हैं। दिल्ली जैसी जगह पे भी आप देखेंगे कई सरकारी ठेके इनके पास हैं। तो मतलब कंपनी का एक जो कहें रकबा बहुत ज़्यादा है, उसका ऑरा है। तो ये शेयर अच्छा करेगा, मैं इसकी उम्मीद करता हूँ। जो दूसरे और हैं, देखिए क्या है, हुंडई में जो मुझे समझ में आता है, हुंडई में जिस इंटरेस्ट से लोगों ने पैसा लगाना चाहा और नहीं लगा पाए, और जो लगाना चाहे जिन पे, जैसे मान लीजिए एक नेशनलिज्म और एंटी नेशनलिज्म का एक प्लैंक आया, तो कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो वहाँ से पैसा उन्होंने निकाल लिया होगा, नहीं लगाया होगा। तो जो लोग मतलब फ्लश विथ फंड्स हैं वो शायद इन जगहों पे पैसा लगाना पसंद करेंगे। और आईपीओ का बाज़ार मोर और लेस इतना कोई ख़राब नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उसका भी इम्पैक्ट आपको आने वाले टाइम में दिखेगा और लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा। और इस सब के बीच में अभी जो है आईपीओ के बाज़ार में काफ़ी रौनक है। पहले दिन वारी एनर्जीज़ के आईपीओ काफ़ी शानदार रिस्पांस देखने को मिला है और बड़ी संख्या में लोग इसमें निवेश कर रहे हैं। वहीं दीपक बिल्डर्स का आईपीओ आज से खुला है, वहाँ पर हम देखा कि 4 गुने से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। तो दोनों ही आईपीओ काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। पैसे लगाने हैं या नहीं, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा। हमारा खास सेगमेंट वाह क्या आईपीओ है। हालांकि वारी एनर्जीज को लेकर के लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करने की सलाह आ रही है, लेकिन दीपक बिल्डर पे क्या करना है, और आज हमने एक्सक्लूसिव बातचीत भी की हुई है मैनेजमेंट के साथ। तो सुनिए आप वाह क्या आईपीओ है और अपनी टिप्पणियाँ हमको
बताते रहिए, और कोई सवाल हो तो 1 से 2 के बीच में वाक्य IPO है सेगमेंट में पूछ लीजिएगा। इन सब के बीच में पवन जी, आज आप जुड़े कार्यक्रम में, बहुत सारी खबरों का विश्लेषण किया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो चलिए, मुझे फिलहाल दीजिए इजाज़त। लगातार आप बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार। ऐसे ही का तमाम